हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी में। दोस्तों, पिछले 20-25 दिन से एक न्यूज आप लगातार सुन रहे होंगे कि भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके बहुत ऊहापोह मची हुई है। एक बड़ा वर्ग है जो असंतुष्ट है, एक बड़ा वर्ग है जो समझ नहीं पा रहा कि ये क्यों है, जबकि सरकार का बार बार कहना है कि ये भारत में जो प्रदूषण है, भारत में जो आयात शुल्क है, भारत में जो ट्रांसपोर्ट है, इन तीनों दिशाओं में बहुत बेहतर करने के लिए हमने इसको शुरू किया है। लेकिन आपको एक बात जान के बहुत आश्चर्य होगा कि दरअसल जिस इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर इतनी ऊहापोह मची हुई है, वास्तविकता में ये इथेनॉल ब्लेंडिंग अभी की बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में हो रहा है, ब्राजील, USA, बहुत सारे देशों में हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे कि वास्तविकता में इशू क्या है, ये क्यों चर्चा में है ना? इथेनॉल ब्लेंडिंग होती क्या है, क्या फायदे हैं इसके, जो सरकार ने बताया बहुत सारे जेन्युइन चीजें हैं, वो क्यों है, लोगों में किस कारण असंतोष है, भविष्य में क्या राह हो सकती है, और प्रीलिम्स के लिए कुछ प्रश्न जो मैं आपसे पूछ के जाऊंगा जिसका उत्तर आप देते जाइएगा। ठीक है, तो विस्तार से बात करेंगे इस पे। प्लीज इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा। चलिए, अगर बात करें तो क्या क्या बिंदु है, बात करते चलते हैं उस पर। ठीक है, तो पहली बात तो चर्चा में क्यों है, इस बात को हम समझ लेते हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि न्यूज में आप न्यूज चैनल पे देख रहे हो, कर रहे हो, नहीं, चर्चा में देखिए, आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, यू शुड बी नोइंग ऑल द एंगल्स, सारे दृष्टिकोण आपको क्लियर होने चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि कोई बायस लेके कभी भी किसी न्यूज को नहीं देखना चाहिए, है ना। चलिए, तो क्यों है चर्चा में? तो E20 या आपने EP20 देखा होगा, इथेनॉल पेट्रोल 20, या E20 आपने सुना होगा। 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का जो मिक्सचर है, वो जो है आजकल ईंधन के रूप में मिल रहा है, और इसको लेके विवाद है। इसी को ही EP20 या E20 कहा जा रहा है, या 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कहा जा रहा है ना। तो क्या है कि E20 ईंधन का राष्ट्रव्यापी रोल आउट हो गया है। 2025 में अगर देखें तो लगभग पूरे भारत में, इस समय जब मैं ये न्यूज कवर कर रहा हूं, तो पूरे भारत में E20 इथेनॉल लगभग मिल रहा है। तो ये 2023 से जो बात शुरू हुई छुटपुट एरिया से, वो अब मुकम्मल तौर पे पूरे भारत में दिख रही है। तो इसको जो पिछला था E10, जहां पे 10% इथेनॉल था, 90% पेट्रोल को ब्लेंड किया जाता था, ये उसका अगला स्टेप है। इसके पहले E5 भी था, है ना। तो अब E10 से E20 पे आने पे लोगों की शिकायत है कि माइलेज प्रॉपर नहीं आ रही है, लोगों की शिकायत है कि वो जो व्हीकल चला रहे हैं उसमें जो प्रॉपर गतिज ऊर्जा चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो देयर आर मेनी इश्यूज, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो ये है, अब इसके आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक लक्ष्यों को ध्यान में रख के इसको लाया गया था, लेकिन लोगों में एक रोष है, और मुझे लगता है कि ये रोष सोशल मीडिया पे ज्यादा दिख रहा है। ग्राउंड लेवल पे तो लोग भरा के निकल जाते हैं, हालांकि ग्राउंड लेवल पे भी जो दिक्कतें हैं हम उस पर भी बात करेंगे, क्या चीजें आ रही हैं। बताता चलूं कि जो हमारा फाउंडेशन बैच है ना, जो P2I हमारे कोर्स है, चाहे वो इंग्लिश के लिए हो, हिंदी के लिए हो, इंग्लिश के लिए हो, स्टडी IQ पे शानदार कोर्सेज है। तो यार, आप कई जगह भटकते हो, यहां पे जाते हो, वहां पे कि सर एक किफायती कोर्स रहे जिसमें हमें बहुत सी एक्स्ट्रा फीचर्स मिले। यार एक बार, बस एक बार क्या करना, स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाओ, यूपीएससी हिंदी कोर्सेज में जाओ, उसमें हमारे प्रतिज्ञा बैच, लॉन्ग टर्म बैच में जाओ, और VPDF पे जाओ। उसके बाद आप खुद को रोक नहीं सकोगे इससे जुड़ने। हम PRP की बात करें, प्रीलिम्स की तैयारी दिल्ली में रह के, MRP की बात करें, मेंस की तैयारी दिल्ली में रह के, प्लस हर महीने आप 11,000 रुपए जीत सकते हो हमारे रैंकर्स टेस्ट में। प्रीलिम्स हो गया, पूरी फीस वापस प्रीलिम्स हो जाएगा, क्योंकि SIP जैसा प्रोग्राम है। फिर उसके बाद MRP है, SIM सक्सेस इन मेंस, वो आपको क्लियर करा देगा। फिर IGP है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, और सीनियर IAS अधिकारी 1-to-1 आपसे बात करेंगे, क्लियर करेंगे आपके सारे डाउट्स, तो हो जाएगा इंटरव्यू भी क्लियर। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट और है कि मेंटरशिप रहेगी यार, वो लगातार गाइड करते रहेगी कहां पे आप गलत जा रहे हैं, कहां पे सही है, थ्रू आउट 1-to-1 मेंटरशिप। 18 किताबों का सेट रहेगा, अनलिमिटेड लेक्चर्स एंड सो मेनी। हमारे पास अगर स्टडी IQ की बात करें तो
स्पेशल जो है जिस चीज में हम बहुत जाने जाते हैं वो ही हिंदी का, हमारा हिंदी का ये जो चैनल है, ऐसा बेहतरीन चैनल आपको शायद यूपीएससी में कहीं मिले। तो जिस विश्वसनीयता के साथ हम यहाँ पे वीडियो प्रेजेंट करते हैं उसी विश्वसनीयता के साथ कक्षा में पढ़ाया भी जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं, विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो डिस्काउंट और ज्यादा मिल जाएगा, बस इसका ध्यान रखिएगा। क्या है, 22 अगस्त से इस बैच की शुरुआत हो रही है, जो अगस्त मॉर्निंग बैच है 22 अगस्त से प्रतिज्ञा का 8 से 11 सुबह कक्षाएं चलती है, ये शुरू हो रहा है। तो इससे जुड़ने के लिए नीचे लिंक पे वेबसाइट या ऐप पे जा सकते हैं, विकास लाइव इज द कोड यू शुड यूज। ठीक है, चलिए आ जाते हैं पहली बात तो E20 ईंधन क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक है, ये एक व्यापक प्रश्न है, प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार उस पर बात कर लेते हैं। तो तकनीकी परिभाषा क्या है, तकनीकी परिभाषा में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये एथेनॉल, ठीक है, जिसको एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, पीने वाला नहीं, यूज करने वाला, ध्यान रखिएगा, पीने लेना है ना। तो E20 ईंधन एक बायो ईंधन मिश्रण है जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। और ये एथेनॉल कहां से प्राप्त किया जाता है, ये आपको गन्ने से, चावल से, मक्के जैसी चीजों से, फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन, बहुत सारे प्रोसेस है, उसके द्वारा ये आगे बनाया जाता है। इसका प्रॉपर एक प्रोसेस है। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इसके पूरे प्रोसेस पे एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो अपने आप में 10-15 मिनट का वीडियो है, ये चूंकि करंट अफेयर्स का वीडियो है तो हर प्रोसेस को हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो वो अगर आप मुझे कमेंट करोगे, कमेंट करना इथेनॉल, तो मैं इस पर डिटेल में इस पर वीडियो बना दूंगा कि इथेनॉल, यहां तक जो इथेनॉल जो 20% यूज हो रहा है वहां तक कैसे आते हैं ना। इस ईंधन की विशेषता क्या है कि यह नवीकरणीय स्रोतों में आता है और पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन करता है। दरअसल भारत सरकार ने जिन गोलों को सामने रखा था उसमें एक बड़ा था कि जो नवीकरणीय स्रोत है उनको बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना, अपने खर्चे को, ठीक है, जो आयात शुल्क है उसको कम करना, और हमारे यहाँ जो किसान है ना उनको भी लगातार इसका बेनिफिट मिले, ये सरकार ने ध्यान में रखा था। हम उस पर आएंगे। E5 से शुरुआत हुई थी सबसे पहले, जब 5% इथेनॉल था 2003 में। अगर हम बात करें तो 2022 में E10 का टारगेट हमने प्राप्त कर लिया था, फिर 23 से E20 की बात हुई और फिर रोल आउट, आजकल तो E100 की बात हो रही है ना। बहुत से कुछ क्षेत्रों में टारगेटेड रूप से E100 पे भी बात हो रही है और E100 पे काम भी किया जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि एक प्रॉपर व्हीकल सेटअप ही ऐसा बना दिया जाए जो सिर्फ इथेनॉल पे आधारित हो और इथेनॉल के आधार पर ही चले। ठीक है, तो E100 की भी बात हो रही है। आते हैं थोड़े अगले बिंदु पे, जो बात है वो क्या कि आवश्यकताएं क्यों है इसकी, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पहली बात, आर्थिक सुरक्षा, यानी कि अगर देखिए तो 85% जो हमारा आयात होता है उसका 85% आयात जो है वो कच्चे तेल के हिसाब से होता है ना। अब क्या है, 2014 से लेके 25 तक अगर हम सिर्फ इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करें तो भारत ने लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपए की जो बचत है, विदेशी मुद्रा की बचत की है, 1.44 लाख करोड़। ठीक है, तो 1.44 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत होना मतलब बड़ा आयाम। ठीक है, और अगर देखा जाए तो लगभग 245 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का विकल्प जो है, मतलब ये हमारे पास ये जो इतना तेल था ये कहीं और इस्तेमाल हो सकता है, हुआ तो पैसा भी बचा, जो सरप्लस आया उसको हमने कहीं और इस्तेमाल किया। तो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिकली इट्स अ गुड क्या कहते हैं टेक। अगला क्या है, अगर आप देखेंगे तो 736 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाई ऑक्साइड जो है उसके उत्सर्जन में कमी आई है, जो लगभग 30 करोड़ पौधों के बराबर है। बहुत बड़ा इंपैक्ट है, हालांकि 10 वर्ष की बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है। ठीक है, 20% पे तो बढ़ ही जाएंगे। अगला क्या है, जो किसान है जो इथेनॉल ब्लेंडिंग में, जैसे मैंने बताया ना कि मक्के की बात कर ली मैंने या गन्ने की बात कर ली, तो जो किसान इनको उगा रहे हैं उनको जो पैसा जा रहा है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया गया। तो वो भी मजबूत हो रहे हैं, वो भी सशक्त हो रहे हैं, है ना। ये PDF मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करें तो वर्तमान में जो समस्याएं हैं, ठीक है, वो क्या है समस्याएं, उनको देख लेते हैं। तो पहले तो लोगों ने कहा उपभोक्ता स्तर पे क्या कि माइलेज में गिरावट, लोग कह रहे हैं कि 20% तक माइलेज में गिरावट आ रही है। माइलेज क्या होता है, माइलेज ये होता है कि कोई भी जो ईंधन है वो अगर 1 लीटर में कितना किलोमीटर जाता है, ये माइलेज। तो जैसे आपने सुना होगा कि कुछ गाड़ियां 22-23 का एवरेज देती हैं, तो ये एवरेज का मतलब क्या है कि ये 1 लीटर में 22 किलोमीटर जाती है, ये माइलेज होता है। तो लोगों को कहना है कि माइलेज कम हो गया है। अच्छा, पेट्रोल का प्राइस कम नहीं हो रहा है, माइलेज कम हो रहा है, तो लोगों की जेब पे इसका असर पड़ रहा है, तो लोग थोड़े से नाराज हैं इसको लेके। इंजन संबंधी समस्याएं क्या है, पहले तो इंजन की जो प्रक्रिया है वो देरी, मतलब ऐसा है कि इंजन स्लो स्टार्ट हो रहा है ऐसा लग रहा है। दूसरा क्या है,
गाड़ी थोड़ी भारी लग रही है। देखो यार, आपको लग रहा होगा कि सर कैसी बातें कर रहे हैं, पर हम सबको मुख्य परीक्षा में इन बिंदुओं को लिखना होगा ना, कि गाड़ी भारी चल रही थोड़ी सी, ये लोग समस्या कर रहे हैं। अच्छा, एक्सेलरेट सही से नहीं हो पा रही है, एक्सेलरेशन का इशू आ रहा है, इंजन में बार बार नॉकिंग हो रही है। आपको पता है कि हाई नॉकिंग के कारण आग भी लग सकती है, इश्यूज हो सकते हैं उस प्रकार के। फ्यूल पंप की खराबी का प्रॉब्लम, और फ्यूल पंप में कुछ जगह भी ये भी इश्यूज आ रहे हैं कि वो प्रॉपर लिख के नहीं दे रहे कि E10 है, E20 है कि क्या है, इसका भी इशू कहीं ना कहीं आ रहा है ना। बात करें और तो विश्लेषण में अगर देखा जाए तो रखरखाव की लागत, E10 के लिए डिजाइन किए गए थे सभी सिस्टम, चाहे गाड़ियों की बात कर ली जाए या पेट्रोल पंप की बात कर ली जाए, हर जगह पे अब E20 को ऑप्शनली लाना पड़ेगा, तो ये दिक्कत की बात है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कॉस्ट लगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब नोटबंदी हुई थी तो नए चीजों के लिए पूरा सिस्टम बनाना था, बिल्कुल वैसे है ना। दूसरा क्या है, अगर आप देखेंगे तो जागरूकता की कमी। क्या, लोकल सर्किल्स के सर्वेक्षण के अनुसार ये कुछ एक सर्वेक्षण किया गया जहां 12% लोग E20 के पक्ष में है, जबकि बाकी को बहुत को पता भी नहीं है। ठीक है, जो पक्ष में नहीं है 2/3 इसके विरोध में लिखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फ्यूल पंप पे स्पष्ट लेबलिंग का अभाव है। फ्यूल में अभी जो बताया कि लिखा ही नहीं E10 है, E20 है, क्या है ना, ये डीजल है, झुरमुट है, कोयला है, क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ पे, है ना। फिर क्या है, वाहन संगतता की जानकारी होना, किस वाहन में ये काम आएगा, किस में नहीं काम आएगा, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए ना। जागो ग्राहक जागो का दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि ग्राहक को थोड़ा सा जगाना भी पड़ेगा अपने स्तर पे। अब उसके बाद वो देख नहीं रहा है वो अलग बात है, लेकिन इनिशियल लेबलिंग नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या है, समस्याओं के समाधान की स्पष्ट गाइडलाइन का अभाव, ये बड़ा मुद्दा है। अभी भी आप बड़े वर्ग से पूछेंगे, आप में से बहुत सारे लोग पहली बार इसको जान भी रहे होंगे। ये कारण क्या है, ये कारण ये है कि सही से गाइडलाइन नहीं प्रस्तुत किए गए इसके। ठीक है, चलिए अगर बताएं तो तकनीकी और वैज्ञानिक पहलू थोड़ा सा, तो इथेनॉल की विशेषताएं क्या है, ये इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिए। पॉइंट क्या कहता है कि इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में लगभग 34% कम ऊर्जा होती है, जिससे स्वाभाविक रूप से माइलेज में कमी आती है। तो एक तो ये तथ्य मिल गया कि 34% ऊर्जा की कमी तो माइलेज में कमी आएगी। तो शायद एक रास्ता ये हो सकता है कि थोड़ा सा प्राइसिंग पे काम कर लिया जाए, है ना। दूसरा क्या लिखा है, अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी संचारक प्रकृति की बात करें तो क्या है कि इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हवा से नमी अवशोषित करता है। इससे क्या हो जाता है, रबर, प्लास्टिक और धातु के पुर्जों के लिए हानिकारक होता है। अगर नमी लेगा, आप सबको पता है कि चीजें फूल जाती है, वो फूल जाएंगी तो रबर की चीज हो या प्लास्टिक की चीज हो तो सही से तो ऑपरेट कर नहीं पाएंगे, तो ये दिक्कत आ रही है यहाँ पे, है ना। अच्छा, ARAI और MOPNG का जो अध्ययन है उसके द्वारा जो मेन लाइन पर देखिएगा कि लगभग 7% दक्षता की गिरावट तो है ही, तो इसका मतलब इफिशियंसी 7 से 10% कम हुई है ओवरऑल। सभी वाहनों में इन्होंने रिसर्च किया, आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा मेरे PDF में। तो इसका मतलब क्या है कि एक ब्रॉड लेवल पे 7 से 10% का एक ट्रैक मिल रहा है जहां पे इफिशियंसी में गिरावट हुई है वाहनों की। तो यहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम किए जाने की जरूरत है ना। बात करें इसके बाद की तो उद्योग की प्रतिक्रिया और चुनौतियां क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं। वाहन निर्माताओं की स्थिति क्या है, वाहन निर्माताओं की स्थिति, उनकी भी बातों को हमको समझना होगा। पहली बात तो वारंटी संबंधी, यार वो पहले से ही E10 के लिए वाहन निकाले हुए हैं। कई निर्माता अनौपचारिक रूप से स्वीकार करते हैं कि E10 के लिए डिजाइन किए गए वाहनों में E20 के उपयोग से वारंटी प्रभावित हो सकती है। भाई पूरा इंजन डिजाइन हुआ है E10 के लिए, अब E20 फ्यूल निश्चित तौर पे इंजन या बाकी जो कल पुर्जे उससे जुड़ते हैं उनको प्रभावित करेगा, तो लाइफ तो कम होगी ना, उसकी जो आयु है उस वाहन की वो तो कम होगी, तो उस पर असर पड़ेगा। अगला क्या है, जैसे हीरो मोटोकॉर्प ने क्या कहा था कि अपने वेबसाइट पे लिख दिया था कि अप्रैल 2023 से पहले निर्मित पुराने वाहनों में E20 के लिए इंजन फ्यूल सिस्टम में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। इन्होंने अपने वेबसाइट पे डाल दिया। बहुत ईमानदारी के साथ बताइएगा कि भारत में कितने प्रतिशत लोग हैं जो इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन को उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके देखना पसंद करते हैं जहां से उन्होंने वाहन लिया है। बहुत कम। इसका मतलब क्या है कि इसके लिए प्रॉपर बड़े स्तर पे सरकार को और प्राइवेट सेक्टर को, जो कंपनियां हैं, इन सबको मिलकर आके लोगों में इस प्रकार की जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि अगर ये बात है, आपका E10 वाला है और E20 ले रहे हैं, तो ये कुछ चेंजेस करा लीजिए, मॉडिफिकेशन करा लीजिए, या फ्री ऑफ कॉस्ट या इस प्रकार से सरकार सब्सिडाइज कर दे कि फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से हम आपके इंजन में थोड़ा रिपेयर कर देंगे, एक पॉइंट चेंज करेंगे, चीजें बेहतर हो जाएंगी। शायद इस प्रकार का कुछ निर्णय निकले, आगे की राह पे बात करेंगे इस पर, ठीक है। अच्छा, आवश्यक बदलाव क्या है इसको देख लीजिए। गैसकेट, ओरिंग्स, फ्यूल ट्यूब, ठीक है, जैसे रबर, ठीक है, इलास्टोमर, प्लास्टिक घटकों का, ये सब बदलने पड़ेंगे, तो सरकार थोड़ा सब्सिडाइज कर दे और थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर अपने एक कदम आगे आ जाए और एक बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि उपभोक्ताओं को ये सुविधा प्रदान की जाए कि वो जो सर्विस सेंटर है वहां पे आए और वहां पे आके
ये जो चेंजेस ही करवा ले ताकि उनकी गाड़ी E20 के लिए भी सही हो जाए, है ना, EP20 या E20 के लिए। अगला क्या है, ये समझना जरूरी है, पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन। क्यों? क्योंकि गन्ने की जब बात हो रही है और आप सबको पता है कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ये, है ना, तो पहली बात तो क्या है, लगभग 1 टन गन्ना उगाने के लिए 60 से 70 टन पानी की आवश्यकता होती है। भारत में पानी को लेकर क्या स्थिति है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। बहुत विस्तार से आप जानते होंगे, चीजें समझते होंगे। अब लिखा भी है कि 1500 से लेकर 3000 मिलीलीटर वर्षा नहीं होती। ठीक है, इससे भूजल का अत्यधिक दोहन और अस्थायी जो सिंचाई पद्धति उनका उपयोग होता है। भूजल का जबरदस्ती दोहन, अभी हमने काबुल की स्थिति को देखा था कि वहां पे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी वहां पे हजारों लोग, 20 से 30 लाख लोग बेघर हो जाएंगे। अब यहाँ पे स्थिति देख लीजिए, ऐसी स्थिति आ जाएगी बाद में। ठीक है, दूसरा क्या है, 2023 की केंद्रीय भूजल जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से क्या है, महाराष्ट्र के गन्ना उत्पादक जिले आसपास के क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा भूजल निकालते हैं, तो बहुत जल्दी भूजल में गिरावट आ सकती है, जो भविष्य में पानी के संकट को जन्म दे सकती है, पीने वाले पानी के संकट को, है ना। भूमि क्षरण की बात की जाए तो भारत में डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस जो है 2021 के अनुसार भारत की लगभग 30% भूमि क्षारित है। गन्ने की जल गहन जो ग्रहण प्रकृति है वो इस चीजों को और ज्यादा बढ़ा देगी। तो ये तीनों जो चारों पॉइंट लिखे हैं ये इंटेंसिफाई करते हैं सिचुएशन को नकारात्मक तरीके से। तो शायद सरकार यहां पे अगर काम करे तो थोड़ा सा कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है। हाँ, आगे की राह पे आ जाते हैं, क्या क्या चीजें हैं। पहली बात तो तत्काल पारदर्शिता हो, फ्यूल पंप पे स्पष्ट लेबलिंग हो, उपभोक्ता शिक्षा हो, बताया जाए, और जो पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों साथ में आए और इस बात को सुनिश्चित करें कि अगर वाहन लिया है तो वाहन के लिए जो कल पुर्जे चेंज होने हैं उस पर दोनों लोग साथ हैं, आधा आधा सहयोग करें और उपभोक्ता को वहां पे सपोर्ट मिले। तो तकनीकी सहायता, यस, रेट्रोफिट कार्यक्रम और सब्सिडी इसकी बात में भेने की, है ना। विकल्प प्रदान करना, E10 और E20 के बीच में चुनने की सुविधा कि भाई जब तक अगर चलो किसी का वाहन थोड़ा और पुराना ही है, ऑप्शन नहीं लग पा रहा है, तो उसको E20 चलाने दिया जाए। जैसे एक ईज दी जाती है 4 व्हीलर्स में, तो 2 व्हीलर्स में भी दी जाए। ठीक है, दीर्घकालिक दृष्टि क्या, ईवी संक्रमण को तेज करना और स्थायी रूप से कृषि को बढ़ावा देना। ईवी संक्रमण को तेज करने से एक ऑल्टरनेटिव मिल ही जा रहा है, और ऐसा लगता है कि अगर हाइड्रोजन एनर्जी को अच्छे से कैप्चर किया गया, या जो हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी इसको अच्छे से कैप्चर किया गया, या जो रीन्यूएबल एनर्जी है इनके सोर्सेज द्वारा ईवी को और मजबूत किया गया, तो शायद फ्यूचर में डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। हालांकि आजकल ईवी मार्केट बहुत तगड़ा है, बूम कर रहा है। ठीक है, निष्कर्षतः क्या कह सकते हैं हम लोग कि भारत का जो E20 संक्रमण है एक जटिल बहुआयामी चुनौती है, जो आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं को क्या करता है, प्रभावित करती है। बहुत से बिंदु हैं इस पे, लेकिन क्या है कि उपभोक्ता जागरूकता और तकनीकी तैयारी की कमी के कारण ये समस्या ज्यादा बढ़ गई है। ये 2 मेन पॉइंट है, द कोर पॉइंट है समस्या की, इसको समझ लीजिएगा। मुख्य परीक्षा में आएगा तो इस प्रकार के उत्तरों को आप लिख सकते हो। तो क्या है मुख्य समस्या, क्या है कि यह संक्रमण टॉप डाउन दृष्टिकोण से किया गया है, जिसमें उपभोक्ताओं को पर्याप्त जानकारी और विकल्प नहीं दिया गया है। देखिए, अगर आप मान लीजिए कि 2023 या 24 से कोई स्कीम इस प्रकार की आ रही है ना, तो 1 साल 2 साल पहले से लोगों को जागरूक करते चलो, 2 साल बाद ये होगा, 2 साल बाद ये होगा, ये होगा, फिर हो जाएगा आदमी आराम से। लेकिन एकदम से जब चीजें आ जाती हैं टॉप टू डाउन की, ऊपर से आपने तो क्लियर है, नीचे वाला व्यक्ति क्लियर है कि नहीं, जिस तक इस पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा क्लियर किए जाने की जरूरत है। तो ये था एक लब्बल हुआ। एक प्रश्नों के एक श्रृंखला को देख लेते हैं। प्रश्न पहला कहता है कि भारत में E20 ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, E20 ईंधन में 20% इथेनॉल 80% पेट्रोल का मिश्रण होता है। दूसरा कहता है इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में लगभग 34% अधिक ऊर्जा होती है। ध्यान रखिएगा, सेंटेंस पढ़ते जाइएगा। अगला क्या है, अप्रैल 2023 से सभी नए वाहनों में E20 संगत होना अनिवार्य है। और अगला है, वर्तमान में भारतीय सड़कों पर चलने वाली 90% कारें केवल E10 तैयार है। ये 4 है। अब आपको इसमें बताना है कि कौन से कथन सही है, केवल 1 3 4, केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, या सभी कथन सही है। दिमाग लगाइएगा सेंटेंस। दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि भारत के राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत E20 कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सबसे सटीक है। पहला, यह कार्यक्रम मुख्यतः कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लिए शुरू किया गया है। दूसरा, इसका प्राथमिक उद्देश्य विदेशी मुद्रा की बचत, कृषक कल्याण और ऊर्जा सुरक्षा है। तीसरा, यह कार्यक्रम केवल गन्ना किसानों को लाभ के लिए बनाया गया है। चौथा, इसका मुख्य लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों के विकल्प के रूप में काम करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए ध्यान रखिएगा इसमें कि ये सबसे सटीक कौन सा है, ये आपको बताना है। सबसे सटीक, यूपीएससी सबसे क्लोजेस्ट मांगता है, वही आपको बताना है। हिंदी साहित्य का नया बैच 28 अगस्त से शुरू हो रहा है। ये अगस्त का बैच है। ये बैच कबीरदास से शुरू हो रहा है। फाइनली मैं कबीरदास से इसको शुरू कर रहा हूं। विकास लाइव का
कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। वीएस लाइव ने विकास लाइव कोड है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैं ही शुरू कर रहा हूं तो इस बार से जुड़ने के लिए आप यहां पे कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा 2026-27 के लिए टारगेटेड बैच है, ठीक है। बाकी मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है। प्रश्नों के उत्तर देते जाइएगा। शुरुआत में भी एक प्रश्न पूछा, उसका भी बताते जाइएगा। और इथेनॉल के बारे में जानकारी बेहतर चाहिए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जरूर इस पर बात करूंगा। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मिलते हैं या vikas.in@study.com पे मुझे मेल कर सकते हैं, वहां पे मुलाकात होती है। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।